हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किस चीज की? मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखो, हमारे पास काफी सारी ना एक्टिविटी है, 3.1 से लेकर 3.6, यानी कि 6 एक्टिविटी जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएंगे? क्या बताएंगी? मेटल क्या होते हैं? लस्टरस। लस्टरस का मतलब क्या होता है? शाइनी। लस्टरस यानी कि शाइनी सरफेस। मेटल जनरली हार्ड, ये एक्टिविटी 3.2 हमें बताती है। 3.3 मेटल आर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलेबल? drawn into thin sheet when hammer, हथौड़े से पीटने पर ही ना, ये थोड़ी ना कि आप ऐसे दबाओगे और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेटल है ना, कोई क्ले तो है नहीं, तो ये हमें कब याद रखना? जब हम उसे पीटेंगे। डिपेंड कर रहा है कि किससे ठोकना पीटना हो रहा है। देन मेटल शो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ड्रॉन इनटू वायर। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। फिर मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर मैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो नॉन मेटल ये सब कुछ शो नहीं करते। इनमें से एक भी प्रॉपर्टी नॉन मेटल शो, लेकिन एक्सेप्शन, भाई बिना एक्सेप्शन के तो भाई केमिस्ट्री हो ही नहीं सकती, नामुमकिन है। अब हमने उन्हीं पे ही फोकस करना है। ये हमारे पास टेबल, अगर मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट आती है। फिजिकल स्टेट में अगर हम देखें, मेटल जनरली आर सॉलिड, लेकिन मरकरी और गैलियम क्या होते हैं? लिक्विड। आप फोकस करोगे सिर्फ और सिर्फ किस पे? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मरकरी। नॉन मेटल जनरली एग्जिस्ट एज अ गैस और सॉलिड, लेकिन ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट मेटल का जनरली बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन अगर हम देखें टंगस्टन का सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है, और गैलियम और सीजियम का सबसे ज्यादा कम है। उसके बाद अगर मैं नॉन मेटल के बारे में बात करूं तो नॉन मेटल क्या होते हैं? इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नॉन मेटल हैव जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन हमारे पास यहां पर भी एक एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। और बच्चों, एक्सेप्शन देखने को क्या मिल रहा है? डायमंड और ग्रेफाइट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेटिवली क्या होता है? आप में से कभी आप ये सोच सकते हो कि आप बेसिकली डायमंड को आप लोग जला ही नहीं सकते कभी भी, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। आप डायमंड को बॉयल छोड़ो, बॉयल तो बहुत दूर की बात है, मेल्ट। लेकिन एक चीज बताऊं, जब भी यहाँ पे हम नॉन मेटल की बात करेंगे ना, तो नॉन मेटल हीट देने पर डायरेक्टली सब्लिमेट होते हैं, ना कि बॉयल होते हैं। वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, डायरेक्टली क्या होंगे? सब्लिमेट। लेकिन आप लोग सोच सकते हो कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या सब्लिमेशन पॉइंट कितना होता होगा? सोचो बच्चों, सोचो। हाँ जी, कितना हो सकता है? नो आइडिया? पता कितना होता है? 30 अराउंड 3300 से भी ज्यादा। मैंने कितना बोला? अराउंड 300 से भी ज्यादा।
अगर ये 3300 से भी ज़्यादा है तो ज़रा सोचो। और मैं पता है किस में बात कर रहा हूँ, मैं केल्विन में बात कर रहा हूँ, सेल्सियस में नहीं। अभी भी मैं केल्विन में बात कर रहा हूँ, ना कि सेल्सियस में। अगर आप लोगों को केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना आता है तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ये वैल्यू है। और ये हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और वो सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, डेंसिटी मेटल की हाई होती है और नॉन मेटल की, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी दोनों सिर्फ और सिर्फ कौन शो करते हैं? मेटल। कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो हमारे को ये दोनों चीजें शो करे। फिर इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल आर द गुड कंडक्टर, बट एक्सेप्शन क्या आते हैं? लेड एंड किस चीज के? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये पॉइंट इतना याद रखना कि एनसीईआरटी में मेंशन खाली हीट है। नॉन मेटल क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर। लेकिन नहीं, एक्सेप्शन ग्रेफाइट एंड डायमंड। नहीं, ग्रेफाइट क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, और डायमंड कंडक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ। ये दो डिफरेंस है बच्चों, आप लोगों ने ये डिफरेंस याद रखना है। लस्टरस मेटल, हर एक मेटल का सरफेस कैसा होता है? शाइनी। ठीक है, आप लोग मेटल को जितना मर्जी घिस लो सैंड पेपर से, उसका सरफेस हमेशा क्या रहेगा? शाइनी। जबकि नॉन मेटल नहीं होते, एक्सेप्ट आयोडीन। अब काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर डायमंड क्यों नहीं है? अरे डायमंड वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका शाइनी सरफेस नहीं है। शाइनी सरफेस यानी कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी, वो तो लाइट के थ्रू ये कर रहा है, तो इसीलिए हम उसे लस्टरस नहीं मानेंगे। सोनोरस, सारे के सारे मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं? साउंड। अब अगर मैं कोई भी मेटल लूं, मेटल को पीटूं, क्या करेगा? ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, जबकि नॉन मेटल नहीं करेंगे। हार्डनेस, मेटल जनरली क्या होते हैं बच्चों? हार्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल क्या होंगे? अरे वो तो क्या कहते हैं, गैसेज हैं। चलो मान लो सॉलिड भी हैं तो हार्ड नहीं होते। लेकिन एक्सेप्शन कार्बन के एलोट्रॉप, कौन? डायमंड और ग्रेफाइट। इसमें सॉफ्ट कौन होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। पता है आप इसे बटर की तरह चाकू से काट सकते हो बटर की तरह आराम से कटेंगे ये चाकू से। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म। इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी आती है। एक्टिविटी में क्या बोला गया है? आपने मैग्नीशियम रिबन लेनी है और सल्फर पाउडर लेना है, ठीक है, और उसे बर्न दी मैग्नीशियम रिबन, फिर कलेक्ट करनी है उसकी एशेस, उसे डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर। चलो बच्चों रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराऊंगा, क्या मिलेगा? ऑलरेडी रिएक्शन सारी पढ़ा चुका हूं। अब अगर मैं MgO को वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या मिलेगा? MgOH। क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी बेस पढ़ा चुका हूं तो रिएक्शनें आती हैं। अब वहीं पे अगर मैं सल्फर को बर्न करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर बबल करता हूं, क्योंकि ये गैस है, तो मुझे क्या मिलेगा? H2SO4। नहीं, H2SO4 ना ऐसे नहीं मिलता, H2SO3 मिलता है। ठीक है, अब आपको इसमें बोला गया होगा कि लिटमस पेपर का टेस्ट करना है। अगर ये मुझे लिटमस के साथ क्या शो करेगा? ये मुझे शो करेगा ब्लू कलर ओनली। अगर मैं रेड लूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू होगा तो ब्लू रहेगा। वहीं पे अगर मैं इसे लेता हूं तो ये क्या करेगा? रेड कलर ओनली। यानी कि
अगर मैं क्या कर रहा हूं, रेड लिटमस पेपर ले रहा हूं तो रेड रहेगा, ब्लू ले रहा हूं तो तब भी रेड हो जाएगा। बच्चों ब्लू क्या पता चल रहा है, इसका नेचर क्या होगा, रेड आ रहा है, क्या नेचर हो सकता है, सॉरी एसिडिक नेचर। तो इससे हमें क्या पता चला, मेरे पास जो मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, बेसिक, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे, एसिडिक। तो ये इस एक्टिविटी के थ्रू प्रूफ होता है। आपके पास ना इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर आप सल्फर को लोगे, बर्न करोगे तो रिएक्शन लिख के दिखाओ, ये क्वेश्चन भी है। खैर, क्योंकि आप लोगों में से किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए नहीं करा होगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये 2016 और 14 के बीच में आया हुआ क्वेश्चन है, और ज़्यादा पुराने हम जाते नहीं हैं, है ना। ये सोच के कि इतना बड़ा, इतने पहले पुराने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे लेकिन भाई क्वेश्चन इस टाइम पे तो कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, कितने भी पुराने आ सकते हैं। तो याद रखो ये रिएक्शन एक बार ही देख लो बच्चों, और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों रिएक्शन है। अब आगे क्वेश्चन, नेम अ लिक्विड दैट नेम अ मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी, कैन कट इजिली विथ नाइफ, सोडियम और पोटेशियम, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, जरूरत है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों सबसे पहले आती है, चलो इसका आंसर दो, व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। अगर मैं मेटल को एयर में बर्न करूंगा तो वो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। मैंने आप, क्योंकि हम ऑलरेडी रिएक्शन है पढ़ चुके हैं, अगर हम ऑलरेडी बेस सीख चुके हैं तो हम ये तो आराम से कंसेप्ट समझते जाएंगे ना। सो यहां पर एक एक्टिविटी है, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड द टीचर रेजिस्टेंस, इट वुड बी बेटर स्टूडेंट वियर आई प्रोटेक्शन, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टंग and try burning over a flame, repeat with the other metal sample, collect the product of if form, let the product and metal surface cool down, which metal burn easily, ये याद रखना है कौन सा मेटल बर्न होगा इजीली, what flame color did you observe when the metal burn, how does the metal surface appear after burning, arrange the metal in decreasing order of their reactivity toward oxygen, are the products soluble in water। तो ये हमारे होगा क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे अभी आगे कंसेप्ट, और फिर इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चों, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्जांपल भी मेंशन है, कॉपर को बर्न करूंगा क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ये जलता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने सरफेस पे क्या बना रहा है, लेयर बना रहा है, ब्लैक कलर की लेयर बना रहा है। तो इसका सरफेस का कलर क्या हो रहा है, ब्लैक। एल्युमिनियम क्या बना लेगा, एल्युमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक किस चीज का, ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। और इस तरह के
ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन 90% चांस होते हैं आने के। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा, ओके। अगर ये बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट। लेकिन हमें तो रिएक्शन ये वाली याद रखनी है बच्चों। इस टाइम पे ये कौन? एसिड, और ये कौन? और ये क्या बनेगा? NaAlO2, सोडियम एल्युमिनिकेट। अगर मैं वही जिंक की रिएक्शन लिखूं, ZnO प्लस HCl क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस ZnO प्लस NaOH क्या बनाएगा? Na2 ZnO2 प्लस H2O। नाम? क्वेश्चन क्या आता है? आपसे पूछेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, फिर आपसे पूछेंगे कि एग्जांपल बताओ, फिर आपसे बोलेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ना प्रूफ करके दिखाओ ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो आपको ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी किसी एक की, कोई भी एक आप याद रखो, क्योंकि देखो बच्चों इस रिएक्शन में तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये याद ही करनी पड़ेगी। अब मोस्ट मेटेलिक ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एल्कली। याद करो, ये पढ़ाया था। लेकिन अगर मैं वहीं पे कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम डिसॉल्व नहीं होता, वो सरफेस पे तैर रहा होता है। मैग्नीशियम डिसॉल्व नहीं होता, वो सरफेस पे तैर रहा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन कौन डिसॉल्व होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। उसके बाद के कोई भी डिसॉल्व नहीं हो रहे। ये वाला पार्ट, क्या हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम रेट के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम रेट के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है कि सेम रेट के साथ रिएक्ट कर सके। कैसे करता है? हर एक मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? सोडियम और पोटेशियम। इतने ज्यादा विग्रसली रिएक्ट करते हैं कि भाई इन्हें केरोसिन में रखना पड़ता है। अगर पता है केरोसिन में नहीं रखा तो क्या होगा? ये ऐसे हाथ में रखो और ये अपने आप जल जाएंगे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये कवर हो जाता है एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड से। किससे कवर हो जाता है? थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। एंड द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर क्या करती है? प्रिवेंट करती है मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्टिविटी क्या कर रही है? कंपेटिवली कम कर रही है। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, लेकिन आयरन फिलिंग बर्न हो रहा है। कैसे? विग्रसली। कब? जब स्प्रिंकल इन दी फ्लेम। उसी तरह से कॉपर बर्न नहीं हो रहा, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। और सिल्वर, गोल्ड, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, वो तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। चलो अब जरा क्वेश्चनों के आंसर देते हैं। विच मेटल बर्न इजीली? सोडियम, पोटेशियम। What flame color did you observe when the metal burn? देखो हमें सिर्फ और सिर्फ किसका पढ़ना है? मैग्नीशियम gave white dazzling flame। बच्चों अगर एनसीईआरटी कह रही है ना मैग्नीशियम है, तो सिर्फ मैग्नीशियम के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा और किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। हाउ डज अ मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग? भाई सोडियम और पोटेशियम तो बचने ही नहीं वाला, तो जिंदा ही नहीं रहने वाले, वो तो बेचारे क्या बन जाएंगे? एशेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर मैं बाकी ऑफ की बात करूं तो बाकी सारे के सारे नॉर्मल मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही अपने ऊपर क्या बना रहे हैं? लेयर बना रहे हैं। लेकिन अगर मैं सैंड पेपर से रब करके उन्हें जलाऊं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एशेस में।
तो सरफेस के सिर्फ और सिर्फ किसका चेंज हो रहा है? ओनली कॉपर। कॉपर बर्न करने पर क्या वो एश में कन्वर्ट हो रहा है? इसका सरफेस क्या हो रहा है? ओनली कॉपर सरफेस टर्न ब्लैक ऑन हीटिंग। अरेंज द मेटल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, Fe, Cu। मैंने ये कैसे याद करी? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज ही लिखी है बच्चों। कहीं सोच रहे हो सर ये कौन सी नई चीज आ गई? कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, फिर भी हाय हाय को हटा के बस क्यू पे पहुंच गया ना, क्योंकि हाय तो यहां पे था ही नहीं ना। कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है यहां पे, तो बस मैंने हाइड्रोजन को तो हटाया, बाकी रिएक्टिविटी सीरीज तो लिखी है। एक सेकेंड, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी। एक सेकेंड, इसमें मैं बताऊंगा। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, एफ यहां आना चाहिए था और पी भी ये होना चाहिए था। नहीं, आप लोग जरा ध्यान से देखो, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज पूरी यहां तक ऐसे ही चल रही है, बस एक जगह आके थोड़ी सी चेंज हो रही है। हमने क्या पढ़ा था? लेड ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना रहा है। क्या आयरन बना रहा है? तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुआ? लेड। तो लेड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है और आयरन उससे पीछे चला जाता है। सो इस वजह से मैं लेड को आगे रखा और आयरन को पीछे कर दिया। बाकी इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है, बाकी हमें वही सेम रिएक्टिविटी याद रखनी है। आर द प्रोडक्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। सारे के सारे सॉल्युबल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ कौन होते हैं? सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट, एक प्रोसेस होता है बच्चों, एनोडाइजिंग। इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम डेवलप करता है क्या? एक ऑक्साइड की लेयर। कब? जैसे हम उसे क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं एयर में, और ये क्या करता है? फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। अब ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, ड्यूरिंग अ क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड अप ऑफ एनोड। यहां पर मैंने क्या करा? ये लिया प्योर एल्युमिनियम। कहां पर? ये है एनोड और ये है कैथोड। A clean aluminum article is made at the anode and electrolyzed with the dilute sulfuric acid। और यहां पर क्या डाला मैंने? खाली H2SO4 नहीं होता बच्चों, पानी भी होगा, अकेला H2SO4 नहीं होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं जैसे यहां पे क्या पास करूंगा? पासिंग ऑफ करंट। हमें क्या ऑब्जर्व होगा? O2 गैस यहां पे इवॉल्व होगी। बच्चों O2 गैस इवॉल्व होती है, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन में। O2 गैस कहां पर डिपोजिट होती है? एनोड। तो O2 जाएगी यहां। ये कौन है? एल्युमिनियम। क्या एल्युमिनियम पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ? वो तो अपने ऊपर क्या बना लेगा? एक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, और इस तरह से क्या हो गया हमारा? एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और ये फर्दर रिएक्टिविटी से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा आजकल के कहते मार्केट में बोला जा रहा है एल्युमिनियम खाने के लिए ना एल्युमिनियम फॉइल नहीं यूज़ करनी चाहिए। भाई प्रॉब्लम हो रही है, कैंसर हो रही है। कब ये WHO ने ये बोला कि WHO जब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये ना मेंशन करे कि ऐसी कोई दिक्कत है, हम सब सोशल मीडिया की बातों पे यकीन कर लेते हैं। प्रैक्टिकली सोचिए कि एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ऑक्साइड बना के तब मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है एनोडाइज करके। तो जब वो उसे एनोडाइज कर रहे हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा या कम? और एक बात बताओ, एल्युमिनियम कब से क्या कहते हैं हमारे गर्म रोटियों के साथ रिएक्ट करने लग गया? कब रिएक्ट करने लग गया? नहीं करता ना। अब ऑब्वियस सी बात है, तुम एल्युमिनियम के अंदर अचार डालोगे तो अचार तो खराब होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है, अचार है एसिडिक, एल्युमिनियम ऑक्साइड बेसिक, बेस एसिड, हो गई ना रिएक्शन। लेकिन नहीं ना, हम तो पूरा कंसेप्ट थोड़ी ना समझते हैं। भाई एल्युमिनियम फॉइल को यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ रोटियों को गर्म रखने के लिए। भाई हम इंडियंस का तो यही होता है मोस्टली, रोटी पराठे, है ना। लेकिन अब लोगों ने एल्युमिनियम फॉइल के अंदर पता नहीं क्या क्या स्टार्ट कर दिया, हर एक चीज़ ली एल्युमिनियम फॉइल में। तो यहाँ पर आप लोगों ने कभी इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करा कि अगर एसिड को डालेंगे एल्युमिनियम फॉइल पे तो वो रिएक्ट करेगा ना, क्योंकि वो एल्युमिनियम ऑक्साइड भी रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ तो। लेकिन एक बात बताओ, रोटी कैसे करेगी? रोटी कैसे एसिडिक है? नहीं ना, वो तो नहीं है ना, वो तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर रही। क्योंकि हमने पढ़ा था रोटी के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो रोटी एसिडिक कैसे हुई? तो बच्चों आप लोग साइंस पढ़ रहे हो, अगर आप लोग ये फालतू की चीज़ें देखते हो तो सबसे पहले खुद ये तो सोचो कि ये सही में करेक्ट बोल रहे हैं या हमारे को बस पागल बनाया जा रहा है। और आधे से ज़्यादा जनरेशन बन भी जाती है पागल। वो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, है ना, इनकी रील देख के इन पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, किताबों पे कम भरोसा होता है बच्चों को। अगली एक्टिविटी हमें क्या बता रही है? व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या है भाई, यहां पे भी बोल रहे हैं कि टीचर का असिस्टेंस बहुत जरूरी है। देखो अगर आपके स्कूल में एक्टिविटी परफॉर्म कराई जा रही है तो भाई फिर तो यू आर इन द बेस्ट स्कूल एंड यू हैव बेस्ट टीचर्स। लेकिन अगर नहीं हो रही तो समझो एक्टिविटी पे मैं तो बस इतना बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कराई जा सकती एज इट इज़। बेटा अगर आप लोग सोचो कि मैं मेटल को लेकर जलाने में लग रहा हूँ तो मेटल को जलाने पर जो हीट जनरेट होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है कि इवन किसी एक इंसान को अंधा भी कर सकती है। दैट्स वाई कि हम यूज़ नहीं कर सकते। फिर अगर आप लोग सोचो कि चलो मेटल को पानी में डाल दिया, वो अगर मैंने सोडियम लिया पानी में डाला वो एक्सप्लोड करता है, धूम एक्सप्लोड करता है, लिटरली एक्सप्लोड होता है। और इतनी सी भी क्वांटिटी हुई और उस एक्सप्लोजन में अगर किसी का भी कुछ भी नुकसान हुआ तो इस सारी चीज़ों की वजह से ये एक्टिविटी हम तो परफॉर्म नहीं करा सकते, लेकिन स्कूल के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं, चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल है। स्कूल के पास तो इस चीज़ का पर्टिकुलर लाइसेंस होता है। आप लोगों के साथ पता प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वो चल ही नहीं पाती। प्रैक्टिकल चीज़ें चले तो हम आराम से याद भी रख पाए। अब ये कंसेप्चुअल चल रहा है, मैं कंसेप्चुअल जितनी मर्जी भी कोशिश करूँ ना तो मुझे रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन वहीं सोचो जिस चीज़ को आप बार बार एक बार देख लो तो वो चीज़ कभी दिमाग से निकलेगी, तभी प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम जो थ्योरी कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं। बायो और फिजिक्स तो हम फिर भी क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कर सकते हैं। केमिस्ट्री की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए याद रखो बच्चों, जब ऐसा चीज़ नहीं पॉसिबल होता ना, केमिस्ट्री को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो लाइक मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो पाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला सेम वही मेटल उठाओ और एक्टिविटी के अंदर यूज़ करो। इसमें बोला गया पुट करो कुछ मेटल के पीसीस को बीकर में, ठीक है, और क्या करो
ये मेटल सैंपल है, ये बर्नर है, ठीक है। और देखना है कि कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है। क्या कोई बता सकता है कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो विच मेटल रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। अरेंज करना है मुझे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज विथ, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। लो इसका तो आंसर दे भी दिया हमने। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर? हाँ ना, करते हैं बच्चों। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। रीजन क्या है आगे पढ़ेंगे। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? हाँ करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पुट द मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन अ बीकर, और उसे हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराओ। तो कौन करता है? फॉर द मेटल डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर अरेंज ऑपरेटर एज शोन इन द फिगर। तो हॉट वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है? और वो मेटल जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते लेकिन स्टीम के साथ कर रहे हैं, वो कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है? आयरन, जिंक, एल्युमिनियम। अब ऑटोमेटिकली मेरे सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुए? पोटेशियम, कैल्शियम, सॉरी सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। देन इन्हें मैं कैसे अरेंज करूं? क्योंकि यहां पे तो कोई भी रिएक्टिविटी है ही नहीं। आप रिएक्टिविटी सीरीज यूज करोगे बच्चों, एल्युमिनियम, जिंक, बाद में आयरन, बस। चलो, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सबसे पहले तो वो बना रहे हैं मेटल ऑक्साइड, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जो मेटल ऑक्साइड है वो सॉलेबल होंगे वाटर के अंदर और वो डिसॉल्व हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? मेटल। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ। हमें बेसिक रिएक्शन क्या याद रखनी है इन दोनों में से कि सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्ट कौन हो रहा है, ठीक है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसमें से सोडियम और पोटेशियम क्या है? सॉलेबल। मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या है? सॉलेबल पूरी तरह से नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो रहे हैं? रिएक्ट हो रहे हैं किसके साथ? वाटर के साथ। बट हमारे को डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है? सोडियम पोटेशियम क्या है? सोलेबल। मैग्नीशियम कैल्शियम क्या है? तभी तो ये सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं। अब सोडियम और पोटेशियम, अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों। जैसे ही मैं पोटेशियम को किस में डालूंगा? पानी में, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट के साथ वहां से कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन गैस निकली, हीट है, हाइड्रोजन को तो थोड़ी सी हीट चाहिए, वो उस हीट को लेगा और पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, है ना? लेकिन सोचो वहां पर तो हाइड्रोजन ढेर सारी आ रही है, वहां पे पॉप साउंड नहीं होगा, वहां पे ब्लास्ट होगा, बूम। वहां पे ये वाला साउंड नहीं आने वाला, वहां पर क्या आएगा? बूम, क्योंकि एकदम से एक्सप्लोड करेगा। इसलिए ये रिएक्शन डेंजरस है। अगर मैं वहीं पे सोडियम की बात करूं तो ये भी सेम चीज शो करेगा, लेकिन कैल्शियम क्या है? लेस वायलेंट। पता है क्यों? अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैंने पढ़ाया था ना, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ठंडे पानी के साथ। बट फर्क क्या है? हमारा जो कैल्शियम है ना, ये पूरी तरह से सॉलेबल नहीं होता, तो ये अपने सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। अब हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल पाएंगी तो एक्सप्लोड होने के चांसेस होंगे। वहां पर तो पूरी जगह खुली, हाइड्रोजन निकल रहा है, हीट पकड़ रहा है और हवा में धूम धाड़
बम पटाखे फोड़ता हुआ जा रहा है, यहां पर पानी के अंदर ऐसी कुछ रिएक्शन नहीं होने वाली। सेम किसके साथ होगा? मैग्नीशियम के साथ। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये रिएक्ट ही नहीं करते। अगर मैं इनकी रिएक्शन देखूं तो आपको याद रखना है, हर एक मेटल की मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी। अगर आप मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो आपको क्या रखना है? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अगर आप वहीं पे मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जो मैंने बेस में आप लोगों को सिखाया था जब केमिस्ट्री का बेस पढ़ाया था। और इसमें मैंने मेंशन करा कि ये चार मेटल के लिए है। ये वाली रिएक्शन कौन सी वाली? मेटल प्लस वाटर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड, वो चार मेटल के लिए। और इनके लिए मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। फर्क क्या है? यहां पे वाटर किस स्टेट में होगा? गैस। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपने यहां पे स्टेट नहीं लिखी नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको बोला गया रिएक्शन लिख कर आओ एल्युमिनियम प्लस H2O, आप लिख कर आ रहे हो Al2O3 प्लस H2O, बैलेंस भी कर दी तब भी आधे नंबर गायब। क्यों भाई? यहां पे वाटर की स्टेट जरूरी है ना, गैस है, आप मेंशन ही नहीं कर रहे हो भाई। मेंशन नहीं करोगे तो नंबर कैसे मिल जाएंगे? फिर हम बोलते हैं हमारे नंबर काट लिए। तो जिस जगह पे जो पॉइंट जरूरी है वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेटल जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते, जितना मर्जी कर लो। अब देखो लेड कहां आ गया? उल्टा हो गया ना। अगर अब मैं यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज बनाऊं तो क्या होगा? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। अब बताओ रिएक्टिविटी सीरीज ऐसी ठीक चल रही है या नहीं चल रही? कॉपर, सिल्वर, सॉरी Au आएगा, गोल्ड। अब बताओ, अब मैं एग्जैक्ट रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहा हूं या नहीं चल रहा? बस हमारा फर्क सिर्फ और सिर्फ किसमें हुआ था? ऑक्सीजन के साथ। हमें ये याद रखना है कि लेड पहले आएगा और आयरन बाद में। बच्चों यही तो पॉइंट्स होते हैं जिसमें हम नंबर कटवाते हैं, जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड? ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डेप्थ में एसिड, बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा चुका हूं। मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस कौन सी रिएक्शन? हाइड्रोजन बना रहा है तब। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर मैंने आपको बताया था सारे के सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते। किसके साथ? एसिड के साथ। रीजन क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज। भाई ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन भी आ रहा है। जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस कर देगा? रिएक्टिविटी सीरीज फिर आ गई यहां पे। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, आप जो मर्जी कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूं, क्या जब मैं मेटल को एसिड में डालूंगा क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी? हाईली एक्सोथर्मिक। ये पॉइंट हमें एक्स्ट्रा याद रखना है इस चैप्टर में से। और याद रखिए बच्चों, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि नाइट्रिक एसिड का एक्सेप्शन, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करता, वो वाटर प्रोड्यूस करता है। लेकिन मैग्नीशियम और Mn मैंगनीज के साथ H2 गैस प्रोड्यूस करता है। तो प्लीज ये एक्सेप्शन केस एसिड बेस की वीडियो देख लेना अगर ना याद आए, और वहां से एक बारी पढ़ लेना। एक्वा रिजिया, इसे बोलते हैं रॉयल वाटर। पता है इस रॉयल वाटर का काम क्या होता है? ये मिक्सचर है किस चीज का? कंसंट्रेटेड HCl इज टू कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये 75% और ये 25%, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए रेशो क्या आती है? 3:1। इसका काम क्या होता है? ये बहुत ज्यादा कोरेसिव है और फ्यूमिंग लिक्विड है, और इट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेंगे ना, तो हम इन्हें क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे।
और अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप देना चाहते हैं वो शेप दे पाएंगे। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल? बच्चों पढ़ा हमने या नहीं है? बताता हूं ये क्या है। चैप्टर 1 मैंने आप लोग को सारे एग्जाम्पल पढ़ाए थे, हर एक के अंदर कलर चेंज भी पढ़ाया था, जितनी भी रिएक्शन थी A to Z, ये सेम ही चीज तो है। आपको बस क्या याद रखना है, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजैन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मेरे पास क्या है, मेरे पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में अगर मैं आयरन नेल डालूंगा तो क्या होगा? सबसे पहले सॉल्यूशन टर्न फ्रॉम ब्लू टू पेल ग्रीन, ग्रीन, फिर तुम रिएक्शन लिखोगे। फिर मैंने पूछा कि व्हाट हैपेंड, और मोस्टली बच्चों ने आंसर क्या दिया? अधूरा। व्हाट विल बी हैपन आपको ऑब्जर्वेशन बतानी जरूरी है, फिर आप रिएक्शन लिखोगे। सबको रिएक्शन याद रहती है लेकिन ऑब्जर्वेशन अभी भी याद नहीं है। तो बच्चों इस चीज पे गलती कर रहे हो, सुधारो, नहीं तो नंबर कटेंगे, याद रखो। तो ये मुझे ऑलरेडी हम चैप्टर 1 कर चुके हैं। आप लोग एक बारी की कहते हैं चैप्टर 1 की वीडियो देख लेना, आप लोग ये सारे के सारे कंसेप्ट समझ पाओगे कि रिएक्शन में क्या क्या कलर थे। आपको बस कलर के ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चंस करते हैं। व्हाई सोडियम कैप इमर्ज इन केरोसिन ऑयल? इट्स हाईली रिएक्टिव मेटल, इसलिए उसे क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं केरोसिन में, क्योंकि केरोसिन के साथ वो रिएक्ट। राइट अ इक्वेशन फॉर रिएक्शन आयरन विद स्टीम। स्टीम क्या लिखूंगा? अगर मैंने जी मेंशन नहीं करा मार्क्स डिडक्ट होंगे। बच्चों ये याद रखना जरूरी है, Fe3O4 रिएक्शन बैलेंस हर किसी को याद होगी, मैं डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। अगला पार्ट, मेरे पास ना ये 4 मेटल है ABCD। जैसे ही मैंने A को आयरन सल्फेट में डाला मुझे देखने को मिली नो रिएक्शन, यानी कि A किससे कम रिएक्टिव है? आयरन, लेकिन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। मुझे क्या पता चल रहा है? ऑब्जर्वेशन देखते जाओ। A क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर बट लेस रिएक्टिव देन आयरन। बी के बारे में बात करूं तो बी क्या है? मोर रिएक्टिव देन आयरन बट लेस रिएक्टिव देन जिंक। सी के बारे में क्या पता चल रहा है? मोर रिएक्टिव देन सिल्वर बट क्या है? लेस रिएक्टिव देन कॉपर। डी, ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहा। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन? अब देखो समझते हैं। ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, बी आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, और सी सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं देखूं तो आयरन इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। और सोचो जो आयरन को भी डिस्प्लेस कर रहा है तो वो इन तीनों से सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तो कौन है वो? बी। फिर कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? ए।
सी नहीं कर पा रहा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सबसे पहले कौन आएगा? अगर मैं अरेंज करूं बी फिर ए फिर सी फिर डी, ये हो गया आंसर किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे कर लेना, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया है। थर्ड पार्ट का आंसर मोस्ट रिएक्टिव कौन है? बी। क्या रीजन दोगे? क्योंकि वो इकलौता है जो किसको डिस्प्लेस कर रहा है? आयरन को, बाकी कोई भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। अगर मैं क्या करूं, बी को कॉपर सल्फेट में ऐड करूंगा तो क्या होगा? वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? चेंज। ये दो चीजें लिखनी जरूरी है, रिएक्शन नहीं लिखनी। रिएक्शन क्या लिखोगे? तुम्हें पता है बी कौन है? Which one of the among A, B, C, D and D metal can be used to make container that can use to store any of the above solution? मुझे एक ऐसा कंटेनर चाहिए जो इन्हीं से बना हो, जिसमें मैं ये चारों स्टोर कर सकता हूं। डी, क्योंकि वो बेचारा किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो इसके अंदर तो कुछ भी डाल दूं, रिएक्शन होगी? नहीं होगी। Which gas is produced when diluted hydrochloric is added to reactive metal? बच्चों, मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? H2 गैस। हम रिएक्शन लिख सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर आंसर चेक करना होगा, आप लोग लिख के रखना और आंसर चेक करना कि रिएक्शन क्या होगी। What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? क्या जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कर पाएगा, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है। आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, तो ये भी आराम से हम लिख सकते हैं। तो इसके साथ हमारा हाफ एन चैप्टर यहां पे फिनिश होता है। इसके बाद हमारे पास आता है आयनिक प्रॉपर्टी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और कोरेजन। ये टॉपिक बचेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे बच्चों।